दोस्तों, बुढ़ापा हमेशा 60 की उम्र में नहीं आता, ना ही 70 की उम्र में आता है। कुछ लोगों के लिए ये 45 या 40 साल में भी शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग 35 में भी इसे महसूस करते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अपने चारों ओर अगर आप नजर डालेंगे तो आप कई ऐसी स्त्रियों को, कई ऐसे पुरुषों को देखेंगे कि जो उम्र में तो अभी भी युवा लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत पहले ही बूढ़े हो चुके होते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जो बहुत ही उदार राज होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी शरारती युवा अवस्था झलकती रहती है। यानी कि उम्र तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन वो आज भी युवा की तरह रहते हैं। दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके सर के सफेद बाल नहीं हैं जो आपके बुढ़ापे को परिभाषित करते हैं, ना ही आपके चेहरे की झुर्रियां और ना ही चलने की आपकी चाल। दोस्तों, बुढ़ापा तब आता है जब आपकी आत्मा कहती है कि अब मैं थक गया हूं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि आप अब प्रेम के लायक नहीं, यानी कि प्यार नहीं कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप इतने सुंदर नहीं हैं कि कोई आपको देखकर सराहे, यानी कि आप कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, लेकिन आपको खुद लगता है कि आप इतने सुंदर नहीं हैं। जब आपको आईने के सामने अपने को देखने में शर्म आती है, मन नहीं करता है, या जब कोई तारीफ करता है तो आप कह देते हैं कि अरे छोड़ो, तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। दोस्तों, आपका बुढ़ापा तब शुरू होता है जब आप रोचक बातें आपको थका देती हैं, यानी कि जो रोचक बातें होती हैं उसमें आपको रुचि नहीं आती है। जब सीखने, देखने या कुछ नया सुनने में रुचि नहीं रहती। दोस्तों, जब युवाओं की मस्ती आपको चिढ़ाने लगती है, जब आप बातचीत से ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, जब आपके पहले सफेद बाल और झुर्रियां तो शायद अभी ही शुरू हो गई होती हैं, लेकिन आपका दिल बहुत पहले ही मुरझा चुका होता है, थका हुआ और कमजोर होता है। जब आप बार बार कहते हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, और बहुत बहुत बार, बहुत कम बार आप नए सपने बुनते हैं, तब आप बूढ़े हो चुके होते हैं। जब आपने अपने अनुभव में बहुत सारी निराशाएं, गिरावटें, दर्द को इकट्ठा कर लिया होता है, और हर बार आपको लगता है कि नीचे से उठना अब और मुश्किल होता जा रहा है। जब आप अपने घर को शरण स्थल ही मानते हैं, जब आप अपने घर में अपने को बाहर का समझते हैं और बाहर जाने का मन नहीं करता, जब आपको ज्यादा शौक करते हैं और कम बार भगवान, जीवन, लोगों और खुद के लिए आभार महसूस करते हैं, तो बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बुढ़ापे की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती है। किसी के लिए ये 80 में आता है और किसी के लिए ये 40 में भी आ जाता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी, बुढ़ापे की लाठी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, सुनते हैं इस कहानी को और उसके बाद विश्लेषण करते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बुढ़ापे की लाठी। पतली दुबली छरहरी काया की एक महिला और साथ में 2 छोटे बच्चे अनुबंध वृद्धजन कुटीर में प्रवेश करती है। मैडम नमस्ते, मेरा नाम है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। कहिए। एक्चुअली मैडम, मेरी दीदी यहां है आपके पास काफी समय से। ये मुझे कल पता चला। पहली बार कोई पोती दादी से मिलने आई है। ये देख सुनकर खुशी हो रही थी। कौन है आपकी दीदी? अपने आप को संभालते हुए, मैडम सच कहूं, आपसे जो भी बात है आपको बता सकती हूं। हाँ बताओ। मैडम, मेरे मम्मी पापा ने मेरी दीदी को बहुत तकलीफें दी हैं। मेरे दादा जल्दी गुजर गए। मैं बहुत छोटी थी, तब से देख रही थी, समझ रही थी, और धीरे धीरे सब समझ आने लगा। मैं पहली पोती थी।
दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे 2 भाई और हुए। पता नहीं क्यों मम्मी हमको हमेशा दादी से दूर रखने की कोशिश करती। दादी सब काम करती, फिर भी मम्मी किसी ना किसी बात पर उनसे झगड़ती रहती। ऐसा लगता था कि मौका ढूंढती थी लड़ाई करने का या कोसने का। दादी हमेशा शांत रहती, मुस्कुराती रहती। पापा हमेशा मेरी मम्मी को ही सपोर्ट करते। यही सब देखते समझते मैं बड़ी हुई। मेरी शादी जल्दी कर दी गई। मेरी शादी के नाम पर मम्मी पापा ने दादी के पास से सब जेवर, रुपये, सब कुछ ले लिया। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने सब कुछ चुपचाप दे दिया। मेरी शादी जॉइंट फैमिली में हुई। 3 साल में 2 बच्चे हो गए। इस बीच मेरा एक भाई मस्तिष्क ज्वर से गुजर गया, दूसरा नौकरी पर बाहर चला गया। अब की बार पीयर आई, पर जल्दी जल्दी वापस बुला ली गई क्योंकि सास ससुर बूढ़े हैं। इस कारण ज्यादा रुक नहीं पाती पीहर में। पीहर में दादी के बारे में पूछती रहती तो कहते कि 4 धाम की यात्रा पर गई है, समय लगेगा, किसी संघ के साथ गई है, आदि आदि। मुझे समझ नहीं आ रहा था, समझने का वक्त भी नहीं मिलता था। परिवार बड़ा और बच्चे छोटे। अभी 5-6 दिन पहले पीहर आई, दादी के बारे में पूछा तो बताया कि दोबारा फेरी पर गई है हरिद्वार। मुझे दादी की बहुत याद आ रही थी। दिन में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे तो पड़ोसन से बात करने लगी। बात में दादी का जिक्र आ गया तो वो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम्हारी दादी हरिद्वार नहीं गई है। मैं सुनकर चुप थी। मैंने पूछा तो कहाँ गई? उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर पड़ोसन ने मुझे सारी बातें बताई कि किस तरह मेरी मां ने दादी को धक्के देकर जलील कर घर से निकाल दिया। इस काम में मेरे पापा ने भी उनका पूरा साथ दिया। पड़ोसन ने ही बताया कि वे यहां अनुबंध में है। उसने यहां का पता बताया। सहेली के घर जाने का झूठा बहाना बनाकर मैं यहां आई हूं। मैडम, एक बार दादी से मिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैडम, मुझे मम्मी पापा से लड़ने की इच्छा हो रही थी, मगर पहले दादी से मिलना चाह रही थी। जानना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ। और फिर दादी हमेशा कहती थी, बेटा चुप्पी में ही सार है, सब्र रखना चाहिए। मैंने बोला, आपने सारी बातें बताई, पर यह तो बताओ कि आपकी दादी है कौन, क्या नाम है? नाम सुना तो लगा कि हां, यह महिला तो वाकई सीधी सादी है। हमें तो कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई उनसे। मैडम, बहुत झूठ बोलकर इन छोटे बच्चों को लेकर बड़ी मुश्किल से पहुंची हूं। एक बार दादी से मिला दीजिए। कैसी है मेरी दादी? ठीक तो हैं? मुझे याद करती हैं क्या? बीमार तो नहीं? इत्यादि इत्यादि। पहली बार किसी पोती में दादी के प्रति इतना लगाव देखा, दिल भर गया। मां को रोते देख दोनों बच्चे भी रोने लगे। दोनों बच्चों को मैंने बिस्किट और टॉफी दे दी। मैंने उस दादी मां को ऑफिस में बुलाया। दादी ऑफिस में आई और पोती को देखा। उसने बच्चों को देखा तो कुछ समझ नहीं पाई। इतने सालों बाद पोती, मूल से ज्यादा ब्याज, गले लगना, रोना, सब अनएक्सपेक्टेड था। दादी मुझे माफ कर दे, मुझे पता क्यों नहीं चला, क्यों ये सब हुआ, कैसे? दादी, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मम्मी पापा ने मुझे झूठ बोला। बचपन में ही वो मुझे हमेशा आपसे दूर रखना चाहती थी। अब तो हद ही हो गई। आज मुझे उनको मम्मी पापा कहने में भी शर्म आ रही है। मैं आपको साथ ले जाती। दादी अभी भी सकते में थी। दोनों बच्चों को देखा, चुपचाप टॉफी खाते खाते बच्चे। देखा, पुचकारा, प्यार किया, सर पर हाथ फेरा। जाने कितनी दुआएं, आशीष दिल से निकल रही थी दादी के। रोते रोते पोती ने कुछ रुपये निकाले, दादी को देने लगी। दादी ने बार बार मना किया,
फिर रुपये लिए और दोनों बच्चों को दे दिए। बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है देने को, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, यहां मुझे सब कुछ मिलता है, मैम साहब है हमारे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर दोनों ने जी भर के बातें की, रोना, हंसना, दुखी होना, हिम्मत बनाना, दुनियादारी, ससुराल की, पीहर की बातें, किस्मत वगैरह वगैरह। दादी पोती का इतना प्यार देखा आश्वस्त हो गई। अगली पीढ़ी में संवेदनाएं काफी हैं, काफी बची हैं। 1.5 घंटे बाद वो जाने के लिए उठी। बोली, मैडम किसी को मत बताना कि मैं यहां आई थी, मेरी दादी का ध्यान रखना। मेरी दादी बहुत सीधी सादी है, बहुत अच्छी है, कभी भी कोई भी काम हो मुझे फोन कर देना, ये है मेरा फोन नंबर, जैसे ही मौका मिलेगा मिलने आ जाऊंगी। और दादी आप चिंता मत करना, मैं हूं ना। जाने से पहले दादी ने उसे गले लगाया। पोती ने दादी के पांव छुए। दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। धीरे से उसे समझाया कि वो अपनी मम्मी पापा से कुछ ना कहे, शांति रखे, क्योंकि चुप्पी में ही सार है। दोस्तों, ये थी कहानी बुढ़ापे की लाठी भेजने वाली अनुराधा आडवाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।